पिछली बार उनका काम बोलता है, आपकी सरकार का फेल हो गया था, इस बार क्या होगा? हम लोगों का काम बोलता था, इनका फरेब बोलता है। सीमन जो है जिसमें गारंटी रहती है कि बछिया ही होगी, वो जैसे झूठ सब चीज़ बोलते हैं वैसे झूठ ये भी बोलते हैं। यदि बछिया का सीमन देते हैं तो ये सांड कहाँ से पैदा हो जाते हैं। गाय को मतलब कटवा सकते नहीं हैं। 24 लाख टन जो है गोमांस की बिक्री भारत सरकार ने विदेशों में किया है। आपकी भी सरकार, पार्टी की सरकार कई बार रह चुकी है, लेकिन अभी तक गोंडा में कितनी कंपनियां फैक्ट्रियां लगाई हैं ये आप बताइए। चीनी मिल लगी है, नहीं लगी है। ब्राह्मणों के साथ दोहरे रवैये का इल्ज़ाम लगता रहा है। जैसे क्रिमिनल ब्राह्मण भी हैं, क्रिमिनल ठाकुर भी हैं, क्रिमिनल अन्य जाति भी हैं, तमाम जातियां क्रिमिनल हैं। तो हम यदि ब्राह्मणवाद लेके चलेंगे तो हमको लोग काहे वोट देंगे। तो इसलिए जहां शेर की मांद के पास जब आदमी जाएगा तो शेर शिकार करेगा। इसलिए ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के पास गए, इसलिए शिकार भी ब्राह्मणों का हो रहा है। विनोद शुक्ला का चुनाव लड़ना आपके लिए कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है? हमारा कोई नुकसान नहीं। हमारे पास ब्राह्मणों की बहुत अच्छी फौज है। विवेक पांडे भी लड़े थे, वो भी ब्राह्मण थे। दीपनारायण पांडे लड़े थे, वो भी ब्राह्मण थे। तो एक आदमी को 17,000 वोट मिला, एक को 15,000 मिला, एक को 6,000 वोट मिला। चुनाव मैं ही जीतूंगा, न बावन सिंह जीतेंगे और न बैजनाथ दुबे जीतेंगे। हमारे यहाँ जो है एक चींटी है, एक चींटी नाम है, रामनाथ उर्फ चींटी। तो वो हर चुनाव लड़ते हैं, हर चुनाव 500-700 वोट पा जाते हैं, लेकिन हर बार कहते हैं कि हम ही जीतेंगे, कोई नहीं जीतेगा। जो हमारे समाजवादी पार्टी के संतोष पांडे जी ने किया था, उसकी काट के लिए श्रीमती रीता बहुगुणा जी के लड़के ने जो है वो भी मंदिर बनवा करके वो फरसा लगाया था। आप कब से राजनीति में? हम जो है 1996 में राजनीति में आए। वैसे 1989 में जब जनता दल की सरकार थी तब हम जनता दल में आए थे। शुरू हमारा जनता दल में हुआ है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। हम इस समय गोंडा की कटरा विधानसभा सीट के सपा प्रत्याशी बैजनाथ दुबे जी के आवास पर हैं। बैजनाथ दुबे जी पहले भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार 2 बार से उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। हम दुबे जी से जानेंगे कि उनकी चुनाव की तैयारियां क्या हैं, वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और कैसा 2022 का रिजल्ट समाजवादी पार्टी का गोंडा में और कटरा में कैसा आने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां जैसे हर बार लड़ते आए हैं, 4 बार से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, 2 बार जीता हूं, 2 बार हारा हूं। तो चुनाव की तैयारी हमें खूब ठीक से मालूम है। हर घर पर हम पहुंच करके अपना जो है समर्थन मांग रहे हैं। चाहे जिस समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़े भी पहले से हैं। तो इसलिए हम हर गांव में जा करके जो है एक घर डोर टू डोर जो है जा करके वोट मांग रहे हैं। जैसे आप अखिलेश यादव 2017 में चला काम बोलता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है हमने जो विकास किया कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया है। क्या कहना चाहे आपका? पिछली बार उनका काम बोलता है, आपकी सरकार का फेल हो गया था, इस बार क्या होगा? नहीं, जो काम किया था तो इसलिए काम बोलता था। अब इनका जो है इनका बोर्ड बोलता है। ये अपना जो है हमारा लोगों का बोर्ड उखाड़ करके और अपना फीता काट रहे हैं। इनका फीता और जो है दूसरा जो बोर्ड लगा रहे हैं वो बोलता है, झूठ बोलता है इनका। हम लोगों का काम बोलता था, इनका फरेब बोलता है। कटरा विधानसभा की करें। कटरा विधानसभा की अभी तक मुख्य समस्याएं क्या हैं जो अभी तक इस सरकार में भी सॉल्व नहीं हुई? मुख्य समस्याएं बेरोजगारी है। हमारे क्षेत्र के लोग पढ़ लिख करके और दिल्ली, बम्बई, पंजाब, कलकत्ता, हरियाणा, चेन्नई 4 जगह पर नौकरी करने जाते हैं। और वो नौकरी जो अच्छी नौकरी है उसको करे तो कोई बात नहीं है। बहुत जो है छोटी छोटी नौकरी करते हैं लोग, तो उनको यहाँ पर कोई व्यवसाय मुहैया कराया जाए, यहाँ पर कोई जो है फैक्ट्री लगवाई जाए या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वो लोग यहीं रह करके और अपने परिवार के बीच में रह करके वो कारोबार करें। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है सबसे ज़्यादा किसानों की। किसान बर्बाद हो चुके हैं। हमारे क्षेत्र में किसान बर्बाद हो चुके हैं। सब जितना जो है सांड और गाय ये सब खेत चल ले रही हैं। सब छुट्टा जानवर चल ले रहे हैं। चाहे जितना लोग रखाते हैं, रात भर बेचारे पड़े रहते हैं खेत में, और कहीं 1 घंटा 2 घंटा अपने परिवार में आए, मौका लगा कहीं कोई काम के लिए तो उनका खेत चल जा रहा है। तो इसलिए लोग जो है खेती छोड़ करके और रिक्शा चलाने पर मजबूर हो रहे हैं। जो हमारे यहाँ क्षेत्र के किसान हैं
उनकी स्थिति को सुधारना, छुट्टा जानवरों से मुक्ति दिलाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। इससे भाजपा कह रही है कि छुट्टा जानवर रखे क्या करें, अगर हम गाय को मतलब कटवा सकते नहीं हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, गौशाला खोल रहे हैं, सीमन जो है जिसमें गारंटी रहती है कि बछिया ही होगी या जिससे कि काफ़ी हद तक इसका निपटारा हो सकेगा इस समस्या का, तो आप इसको लेकर कैसे, आपकी सरकार बनती तो आप कैसे समस्या का समाधान करेंगे? क्योंकि ये बहुत ही बड़ी समस्या इस समय किसानों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, ना कि कटरा। वो जैसे झूठ सब चीज़ बोलते हैं वैसे झूठ ये भी बोलते हैं। यदि बछिया का सीमन देते हैं तो ये सांड कहाँ से पैदा हो जाते हैं, तो ये तो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, गौशाला खोलने का काम उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन इनके नेता जो है वो गौशाला का पैसा पूरा खा गए। जब वहाँ गौशाला है नहीं, खाली चारों तरफ बाउंड्री जो है मिट्टी की खोद दी गई है और वहाँ पर न तो जो है कोई जानवर है, न भूसा है, न टीन शेड है, न पानी है। अभी इस समय जैसे ठंडी चल रही है, इस ठंडी में जो है कहीं टीन शेड नहीं है तो जानवर वहाँ कहाँ जाएंगे? तो वो तो गौशाला कुछ नहीं खोला, झूठ है। और दूसरी बात, जो गाय कटाने की मतलब जानवर को कटाने की बात है, 24 लाख टन जो है गोमांस की बिक्री भारत सरकार ने विदेशों में किया है। पूरे आप YouTube चैनल पर देख लीजिए कि जितना सबसे ज़्यादा गोमांस की बिक्री भारत ने किया है पूरे विश्व में। तो ये कटता नहीं है तो ये इतना भारी पैमाने पर बिक्री कहाँ से हुआ है? तो ये तो कहना गलत है। लेकिन गौमांस में बीफ में सिर्फ गौमांस नहीं आता, हमारी मीट में उसमें जो लिखा है YouTube में तो गोमांस ही लिखा है। तो वो और कौन चीज़, किस चीज़ का मांस बेचते हैं और कौन सा चीज़ों का, भैंस का और जानवरों का, कुत्ते का और जो माना जाता है, वो सब बेकार की बात करते हैं। इनके जो नेता हैं उनके जो है गोवत्सालाएँ हैं, इनके जो नेता हैं वो खुदे खोले हैं इसको। आपका कहना है कि हिंदुत्व की बात करने वाली, गाय की बात करने वाले जो इतने ठेकेदार हैं वही से मतलब गायों के नुकसान कर, गाय का मतलब कहाँ रह गया? जब गायें मर जा रही हैं, गायों को चारा भूसा नहीं मिल जा रहा है, आधा मरती हैं, आधा कुत्ते नोच लेते हैं, तो कितना सड़कों पर जो है एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ और कितना गायों का एक्सीडेंट हुआ, उसका पाप कौन झेलेगा? इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये गौ माता से इनको प्यार था तो उनके लिए सारी व्यवस्था, तमाम योजनाएं हैं, योजनाओं को कर्टेल कर देते और इसके बाद जो है इसमें पैसा लगा करके उनको बढ़िया गौशाला बना देते। जिस तरह से जो है मथुरा में है, अयोध्या में है, सब जगह, नीमसारण में देख लीजिए इतनी बढ़िया गौशाला है, तमाम सब खाते पीते अच्छे जानवर हैं। तो उस तरह सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जब प्राइवेट लोग व्यवस्था कर सकते हैं गौशाला की, तो सरकार व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती है? उसको करते तो ना मरती, न आदमी मरते और जो है आज खेती न चर जाती। गाय के मुद्दे पर कितना प्रतिशत फायदा होने वाला है समाजवादी पार्टी? गाय के मुद्दे पर ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि पूरा जो 65-70% लोग खेती करते हैं, लोग इससे परेशान हैं छुट्टा जानवरों से। तो हम जो कह रहे हैं आप कि आप क्या व्यवस्था करेंगे, हम इन्हीं गौशालाओं को सुदृढ़ करेंगे, हम वहाँ चारा भूसा की व्यवस्था करेंगे, हम ऐसा कानून लाएंगे कि लोग नाजायज़ जो गाय छोड़ देते हैं उसको नाजायज़ गाय न छोड़ें, उसको हम सामाजिक रूप से उसका प्रचार प्रसार करेंगे। हम गोबर खरीदवाने का काम करेंगे जिससे लोग अपने घर से जो है उस जानवर को न छोड़ें। और हम दूध के लिए तमाम जगह जो चिल्लर लगाएंगे, हर चौराहे पर जो है दूध खरीदने वाली व्यवस्था करेंगे जिससे लोग गाय पालें और दूध बेचें। दूध बेचने की कोई व्यवस्था है नहीं, तो सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया। हमारी सरकार थी तो मिनी डेयरी जो है खोलने के लिए पैसा देते थे 50% छूट पर, तो लोग उसको खोलते थे, गायों को रखते थे, दूध बेचते थे। तो वो सब सारा काम खत्म हो गया, न को पैसा दूध डेयरी के लिए मिला नहीं। तो छोटी छोटी डेयरियाँ हम हर चौराहों पर खोलने का काम करेंगे और उसमें अपने विधायक निधि से हम चिल्ड करने वाला वहाँ पर जो है सोलर पंप देंगे, सोलर लाइट देंगे कि उससे चिल्ड होता रहे और दूध बिकता रहे, दूध लोग खरीदते रहें, तो धीरे धीरे गायों को अपने पास पालेंगे लोग। चुनाव में अक्सर बातें होती हैं हर ज़िले में, कंपनियां लगवाने की, फैक्ट्रियां लगवाने की, जो यहाँ से लोग जाते हैं बाहर मजदूरी करते हैं, उन्हें यहीं पर रोज़गार देने की व्यवस्था की। आपकी भी सरकार, पार्टी की सरकार कई बार रह चुकी है, लेकिन अभी तक गोंडा में कितनी कंपनियां फैक्ट्रियां लगाई हैं ये आप बताइए। गोंडा में हमारी जब सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, तो बजाज फैक्ट्री लगी, कुंदुरखी फैक्ट्री लगी और जो एक बेईमान आदमी मिर्ज़ापुर में जो फैक्ट्री चलाता था उसको बेचवाया गया, दूसरी फैक्ट्री लगवाया गया, इटावा में फैक्ट्री लगी।
यहाँ जो है फैजाबाद में फैक्ट्री लगी, बाराबंकी में फैक्ट्री लगी, सब चीनी मिल लगी है, नहीं लगी है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब थे तब ये सब फैक्ट्रियाँ लगी थी। तो आपको लगता है कि इसे और थोड़ा व्यापक स्तर पर किया है? व्यापक स्तर पर हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को करेंगे। जैसे सब्जी हमारे यहाँ ख़राब हो जाती है, लोग सब्जी पैदा करते हैं लेकिन सब्जी ख़राब हो जाती है, हम छोटे छोटे कोल्ड स्टोर खोल देंगे कि वो अपनी सब्जी वहाँ रखें और इसके बाद समय आवे तो उसको हिसाब से बेचें। हम ऐसा छोटा छोटा कारखाना, हम जैसे बढ़ई हैं, जैसे लोहार हैं, जैसे बारी हैं, जैसे चौरसिया हैं, सारे लोगों के लिए हम उद्योग धंधा स्थापित करेंगे, पैदा करेंगे। जो छोटे छोटे उद्योग धंधे रहें, अपने अपने लोग काम करें। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन पर लगातार आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा भी, जितने ब्राह्मण नेता हैं खासकर उनके द्वारा ब्राह्मणों के साथ दोहरे रवैये का इल्ज़ाम लगता रहा है, क्या कहेंगे? ब्राह्मण के साथ तो दोहरा रवैया रहा। जैसे क्रिमिनल ब्राह्मण भी हैं, क्रिमिनल ठाकुर भी हैं, क्रिमिनल अन्य जाति भी हैं, तमाम जातियां क्रिमिनल हैं। तो क्रिमिनल के लिए एक सूची निकालना चाहिए। जो सरकार चलाता है उसको जात धर्म संप्रदाय में नहीं जाना चाहिए। जो राजनीति करता है, जो जनप्रतिनिधि है, हम हैं तो हम यदि ब्राह्मणवाद लेके चलेंगे तो हमको लोग काहे वोट देंगे? सारी जातियों का समावेश होना चाहिए, सारी जातियों का समर्थन होना चाहिए। इसलिए सबकी लिस्ट निकालते, जो आदमी क्रिमिनल था उसको उसी धारा में, चाहे जिस जात धर्म का था उसको भेजना चाहिए, उसको काउंटर करना था तो सबका काउंटर करना चाहिए, मकान जिसका गिराना था सबका गिराना चाहिए। तो खाली जात विशेष का लोगों को परेशान किया गया, नौकरी में परेशान किया गया, पोस्टिंग ठीक से ढंग से नहीं दी गई। अभी हमारे क्षेत्र में 2 लोग जो है टिकट मांग रहे थे, श्री भवानी भीख शुक्ला और श्री विनोद शुक्ला, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो वो जो है ब्राह्मणों के प्रति वहाँ उपेक्षा के शिकार ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने जो है बीजेपी के प्रति ज़्यादा उनका रुख रहता है। तो इसलिए जहाँ शेर की मांद के पास जब आदमी जाएगा तो शेर शिकार करेगा, इसलिए ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के पास गए, इसलिए शिकार भी ब्राह्मणों का हो रहा है। आपने बताया कि अभी विनोद शुक्ला का टिकट कटा है, टिकट नहीं मिला है और भवानी भीख शुक्ला को नहीं मिला है। विनोद शुक्ला जो है बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमने आपकी सीट के बारे में जब अध्ययन किया तो हमें पता चला कि आपकी जो सीट है वो ब्राह्मण बाहुल्य है, जिसका आपको फ़ायदा मिलता आ रहा है। ऐसे में इस बार भी जब चुनावी समीकरण आपके फेवर में माना जा रहा था, क्योंकि आप ब्राह्मण कैंडिडेट हैं सपा से, बगल जो भाजपा से विधायक रहते हैं वो क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, ऐसे में विनोद शुक्ला का चुनाव लड़ना आपके लिए कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है? हमारा कोई नुकसान नहीं है। विनोद शुक्ला जब 4 साल 5 साल से मेहनत किए हैं, उनको भाजपा की बूटी उन्होंने पिलाया है, तो वो जो भाजपा की बूटी जो लोग पिए हैं वो हमको कभी वोट नहीं दे सकते थे। हमारे पास ब्राह्मणों की बहुत अच्छी फौज है, बहुत अच्छी संख्या है, नौजवान तमाम जुड़े हुए हैं। तो हमें जो है महेश तिवारी भी लड़े थे, वो भी ब्राह्मण थे, विवेक पांडे भी लड़े थे, वो भी ब्राह्मण थे, दीपनारायण पांडे लड़े थे, वो भी ब्राह्मण थे। तो एक आदमी को 17,000 वोट मिला, एक को 15,000 मिला, एक को 6,000 वोट मिला। तो ये हमारे साथ ब्राह्मण बहुत बड़ा तबका जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वैसे तो हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं, हमारे साथ ठाकुर भी जुड़ा है। हर गांव में 2 पार्टी है, एक पार्टी ठाकुर की हमारे साथ है, हमारे साथ मुस्लिम बहुत बड़ा संख्या में जुड़ा हुआ है, हमारे साथ पिछड़ी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनुसूचित जात, बसपा टिकट भले ही लाती है लेकिन ज़्यादा वोट हम पाते हैं अनुसूचित जाति का, क्योंकि अनुसूचित जाति का काम हम करते हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। तो इसलिए हमारे साथ सभी लोग जुड़े हैं। जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा हमारे साथ जुड़ी है, तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। वो ले आए हैं तो अच्छी बात है, सबको राजनीति करने का हक है। वो भी हमारे छोटे भाई, वो भी राजनीति कर रहे हैं, तमाम लोग राजनीति करते हैं, तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। कल हमारी विनोद शुक्ला जी से बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी कहा कि आखिर ब्राह्मण की आप बात करते हैं, आप कहते हैं ब्राह्मण की भाजपा ने हिस्सेदारी नहीं दी, तो आज आप आज तक क्या कर रहे थे हिस्सेदारी के? लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा और सभी जातियां मेरी तरफ हैं। उन्होंने सिर्फ ब्राह्मण ने, उन्होंने कहा क्षत्रिय भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम भी हैं, सब हमारे साथ हैं और चुनाव मैं ही जीतूंगा, ना बावन सिंह जीतेंगे और ना बैजनाथ दुबे जीतेंगे। वो ठीक है, अपना अपना रवैया है। सब लोग कहते हैं, हमारे यहाँ जो है एक चींटी है, एक चींटी नाम है, रामनाथ उर्फ चींटी, तो वो हर चुनाव लड़ते हैं, हर चुनाव 500-700 वोट पा जाते हैं, लेकिन हर बार कहते हैं कि हम ही जीतेंगे, कोई नहीं जीतेगा। तो इसलिए जो लोग अपना अपना नज़रिया है, सब लोग अपना लड़ करके जीतना चाहते हैं, सब लोग कहते हैं हम जीतेंगे। यदि ये जान जाए कि हम हार जाएंगे तो चुनाव काहे लड़ें? ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बावजूद आप पिछले 2 बार से चुनाव हार रहे हैं, कैसा चुनावी समीकरण बन जाता है कि आपके
खिलाफ चुनाव चला जाता है। एक बात ये बताइए कि बहुत बड़ा तबका मुसलमान जो है हमारे यहाँ 60-70 हज़ार है और समाजवादी पार्टी का जो है मुख्य वोटर जो है मुसलमान है, लेकिन मुसलमान के बहुत कम देने से 10-15%, 20% वोट देने के बाद भी हमको 62,000 वोट मिला। तो ये कहाँ से आया? ये ब्राह्मणों का आया, ये पिछड़ी जात और अनुसूचित जात का आया, और कुछ हमारे साथी जो मुस्लिम थे जो हमको छोड़ करके नहीं गए उनका आया। 62,000 वोट हमको मिला है। मुस्लिमों का वोट किसे मिलता था पिछले दो चुनाव में जो है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी मसूद आलम खां थे वो हमारे साथी थे, हमारे साथ रहते थे और इसके बाद हमसे चुनाव लड़ गए, तो मुस्लिम समाज का 80% वोटर उनके साथ चला गया। अब सारा वोटर 95% वोटर जो है मुस्लिम समाज का हमारे साथ है, यादव समाज का 100% हमारे साथ है। आप जैसे योगी की बात हुई कि ब्राह्मण दो रवैया की बात करें, जिसके योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक फरसा काट निकाली थी। इसके लिए उन्होंने लखनऊ के गोसाईगंज में 65 एक परशुराम जी का मंदिर भी बनवाया, उसका अनावरण भी वो उन्होंने खुद जाकर किया। 65 फीट का फरसा लगा है। उसके तुरंत बाद 3 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सांसद रीता बहुगुण जोशी हैं, उनके लड़के ने भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई। क्या लगता है आपको, क्या समाजवादी के परशुराम मंदिर बनाने के बाद में भाजपा ने देखा है कि ब्राह्मण हमसे नाराज चल रहा है? देखो, जो फरसा लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के समय में श्रीमती रीता समाजवादी पार्टी श्रीमती रीता बहुगुणा जी के लड़के ने फरसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया था। वो कार्यक्रम भी भगवान परशुराम जी का किया था। मंदिर बनवाया, वो मूर्ति लगवाई थी। आपको नहीं जानकारी है? मूर्ति भी लगवाई थी, फरसा भी, जो हमारे समाजवादी पार्टी के संतोष पांडे जी ने किया था, उसकी काट के लिए श्रीमती हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीमती रीता बहुगुणा जी के लड़के ने जो है वो भी मंदिर बनवा करके वो फरसा लगाया था। आज वो मंदिर और फरसा और स्वयं अपना समाजवादी पार्टी में घूम रहे हैं, तो इसलिए उपेक्षा नहीं होती। तो श्रीमती रीता बहुगुणा के लड़के क्यों समाजवादी पार्टी में जाते, फरसा भी ले गए और उनके भगवान परशुराम जी को भी ले गए, समर्पित कराए। नहीं तो अपर्णा यादव जी के जाने के तुरंत बाद से चर्चा चलने लगी थी कि रीता बहुगुणा जोशी सपा में शामिल हो रही हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में रीता बहुगुणा जोशी ने 2024 में संन्यास लेने का ऐलान किया, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी में जाने का कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं। आप देखते रहिए, जिस दिन खोलेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेने का, उस दिन देखिए पूरा भर सब भारतीय जनता पार्टी वाले भाग आएंगे। आपको जानकारी अभी नहीं है, लेकिन कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उन्होंने मुलाकात किया है। हो सकता है निकट जल्दी से जल्दी वो शामिल भी हो जाएं। और जहाँ तक है कि ब्राह्मण की बात है, तो ब्राह्मण समाज हर दल में है। कोई ब्राह्मण समाज एक समाज का कोई एक दल का बंधुआ नहीं है। ब्राह्मण समाज डिस्कशन वाला आदमी है, चैतन्य आदमी है। तो वो जो सोचता है वो करता है, वो 10 साल पहले की बात सोचता है। बैजनाथ दुबे जी ने यहाँ गोंडा में बैठकर बहुत बड़ी ऐसी बात कही है जिससे कि लखनऊ में हलचल मच सकती है। इन्होंने कहा है कि रीता बहुगुणा जोशी जी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और जल्दी और समाजवादी पार्टी मिल सकती हैं। अभी हम दुबे जी से जानेंगे कि उनके सियासी कैरियर कैसे शुरू हुआ और पहला चुनाव कब लड़े। आप कब से राजनीति में हैं? हम जो है 1996 में राजनीति में आए। वैसे 1989 में जब जनता दल की सरकार थी तब हम जनता दल में आए थे। शुरू हमारा जनता दल में हुआ है। तब उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी 1989 से 91 तक। फिर इसके बाद में जो है हम 1996 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े और जीते। 2001 तक जो है ब्लॉक प्रमुख थे। फिर इसके बाद में हमने आवेदन किया, समाजवादी पार्टी ने हमको 2002 में प्रत्याशी बनाया। 2002 से 12 तक हम लगातार जो है समाजवादी पार्टी से विधायक थे। कौन राजनीति में आपके आदर्श कौन? हमारे राजनीति में आदर्श जो है लोहिया जी हैं, जो कि वो सबको जो है साथ में लेकर के चलना चाहते थे। तो इसलिए हमारे आदर्श जो है राम मनोहर लोहिया जी हैं और हमारे जनेश्वर मिश्रा जी हैं, जिनको हम छोटे लोहिया कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग जो समाज में रहते हैं जब मजबूत होंगे तभी मजबूत भारत बनेगा। तो उन्हीं शब्दों को मैं याद करके सब लोगों को मजबूत करके और पूरे क्षेत्र को मजबूत करके मैं चल रहा हूँ। वही काम करता हूँ जिससे पूरे समाज को, किसी भी जात धर्म के विशेष करके नहीं, सभी समाज के लोगों को मजबूती मिले, सभी समाज के लोगों को सम्मान मिले, सभी समाज के लोग आगे बढ़ें। उसी मजबूती के लिए मैं काम कर रहा हूँ। गोंडा में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पंडित सिंह जी थे। पंडित सिंह के निधन के बाद में इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए
कितना मतलब अखर रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? हमारे बहुत पुराने साथी थे माननीय पंडित सिंह, और बहुत दिलेर आदमी थे, समाजवादी पार्टी के एकदम धुरी थे। अब उनके जाने से हम गोंडा में उनकी रिक्तता कोई पूरा नहीं कर पाएगा। बहुत हम लोगों को खल रहा है, हर जगह हम लोग मदद लेते थे उनसे, और वो मदद हम लोगों से भी लेते थे। तो एक हमारे बहुत खास और अच्छे नेता को हमारी पार्टी ने खो दिया है। अभी महज 7 विधानसभा सीटें और महज 3 पर ही प्रत्याशियों की घोषणा की है। अभी नामांकन आज से शुरू हो गए में 4 प्रत्याशियों की घोषणा नहीं है। इससे समाजवादी पार्टी पर कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जहां भी हैं लोग कैंडिडेट देख रहे हैं कौन कैंडिडेट आ रहा है, और अभी तक आपका 4 विधानसभा में कैंडिडेट ही नहीं क्लियर है। 3 विधानसभा में जहां पर ज़्यादा पर्चा नहीं भरा गया था, ज़्यादा लोग आवेदन नहीं किए थे, तो 3 विधानसभाओं में डिक्लेयर कर दिया गया है। 4 विधानसभा चूँकि जो है वहाँ पर 28 आदमी जो है एक जगह से आवेदन किए हैं। सबको संतुष्ट करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। वो सबको संतुष्ट करके कहीं न कहीं एडजस्ट करने की बात करके, और जल्दी आजकल में सूची जारी हो जाएगी। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं और गोंडा में कितनी सीटें आ रही हैं? गोंडा में तो हम तो समझ रहे हैं 7 सीट जीतेगी, और समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हम लोगों को लग रहा है कि 350 से प्लस हम लोग रहेंगे। ये थे बैजनाथ दुबे जी, जो कटरा विधानसभा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। इनका कहना है कि अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और गोंडा में भी समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करना चाह रही है। इनके दावों में कितनी सच्चाई है, ये 10 मार्च को सबके सामने होगा। गोंडा से रमन मिश्रा की रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।